मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। इस हफ्ते की सियासत के हवाले से आज हम बात करेंगे जिसमें कश्मीर के इलेक्शंस जो हैं वो सर फहरिस्त हैं और उसके बाद इम्पोर्टेंटली कुछ ऐसे जो है वो केसेस हैं नैब की कुछ अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे जो फेल होती नजर आ रही है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सबको बेल मिल रही है और जो है वो ज्यादातर जो सारे इल्जाम लगाए गए थे वो कहीं आगे तक बात नहीं जा पा रही, लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज की अपीलें एवन फील्ड की वो फिक्स कर दी गई हैं मेरे ख्याल से 15 जुलाई के लिए। और अब ये देखना है कि मियां साहब की अपीलों को अलहदा करने के बाद मरियम नवाज की क्या अपीलें या अलहदा सुनी जा भी सकती हैं या नहीं और क्या इस पे सियासत पे इन सारे केसेस का क्या असर पड़ सकता है, इस पे हम बात करेंगे। और फिर कराची के हवाले से हमने देखा रिसेंटली NA 249 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गैरत अंगेज तौर पे कुछ लोग कहेंगे कामयाबी हासिल होती है और PML नून हार जाती है और बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होता है बेशक, लेकिन पीपल्स पार्टी सुरखरू होती है और पीपल्स पार्टी अब कराची के हवाले से उसके अज़ाइम जो हैं वो बहुत वाज़े तौर पे सामने आ रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब जो कि बहुत करीबी जो है वो मुशीर समझे जाते हैं वजीर आला के भी, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब के भी, उनको चुना जा रहा है, कहा जाता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटर कराची। तो आगे फिर कराची की सियासत पे इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदर जमान कुरैशी साहब, पाकिस्तान पार्टी से इनका ताल्लुक है, और आलिया हमजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं, और नईम अशरफ भट्ट साहब। बात यहीं से शुरू करते हैं कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से। हैदर जमान कुरैशी साहब, हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो बहुत हमले किए PML नून पे, लेकिन हम देखते हैं कि मरियम नवाज बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है पीपल्स पार्टी पे या बिलावल भुट्टो जरदारी पे हमला कोई करने के हवाले से। और उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है, पीपल्स पार्टी मेरे लिए इररेलेवेंट है। तो उनका ये कहना इशारा इस तरफ करता है कि वो पीपल्स पार्टी को कोई थ्रेट नहीं समझती, वो पीपल्स पार्टी के किसी वोटर को अपनी तरफ राग़िब करने का तकल्लुफ़ नहीं करना चाहती। वो समझती हैं कि PML नून का मुकाबला PTI से है, उनका मुकाबला जो है वो 1 to 1 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो अपना वक्त का ज़िया नहीं करना चाहती। आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो ज़्यादा वक्त लगाया PML नून को अटैक करने के हवाले से, और मरियम नवाज doesn't seem to have the time of day for him or the PPP। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हैदर। देखिए, आपका बड़ा एक अहम और पर्टिनेंट सवाल है, एंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दैट। देखिए, मरियम नवाज साहिबा जो अपनी सियासी सोच और बसीरत में करें वो उनकी राइट है। वो खामोश हो जाएं, वो बोलें, वो ना बोलें, उनकी पार्टी के अंदर कोई साहब आर या पार की बात करें और फिर पांव पकड़ने की बात करें और फिर अपनी पार्टी में से तनकीद हो, वो एक अजीब करिएगा। लेकिन इस पे क्या कहेंगे कि वो पीपल्स पार्टी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। हाँ, मैं ये समझता हूँ ये उनकी बहुत अच्छी पॉलिटिकल एक्यूमेन है, और कि अगर वो ऐसा समझती हैं और इसी बुनियाद पे अगर वो अपना इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, इसी बुनियाद पे उन्होंने NA 249 लड़ा। और यकीनन आप किसी भी रेस में जाते हैं, किसी भी दंगल में जाते हैं, बहुत सारे लोग ऑन पेपर स्ट्रांग होते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में बहुत सारी टीम्स जो हैं ऑन पेपर बहुत कमज़ोर होती हैं, और कोई ना कोई डार्क हॉर्स जो है वो फाइनल में भी पहुंचता है और वो फाइनल जीत भी जाता है। तो हम जो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, और हमने, अगर आपको याद होगा, कुरैशी साहब, एक पर्टिनेंट बात की आपने एक पर्टिनेंट बात की है जिसका जवाब मैं नईम अशरफ भट्ट से लेता हूं। आपने बड़ी पर्टिनेंट बात की भट्ट साहब। हैदर जमान कुरैशी साहब का ये कहना है कि मरियम नवाज और PML नून ने NA 249 में भी यही सोच रखी थी कि उनका मुकाबला PTI के साथ है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे या किसी भी तरह कह लें, वो एक्चुअली PPP सीट जीत गई, और PPP को टेक ऑन ना करना वहां पे PML नून के लिए काफी जो है वो नेगेटिव साबित हुआ, बुरा साबित हुआ। उन्होंने तो असल में जो पार्टी जीती है उसको तो कभी टेक ऑन किया ही नहीं उस हल्के में। तो लिहाजा क्या वही चीज कश्मीर में तो नहीं होने जा रही, या ये कोई PML नून की कोई गलती है कि वो पीपल्स पार्टी को इस काबिल नहीं समझते कि उनके वोटर को वो राग़िब कर सकें? क्या वो समझते हैं कि PPP के वोटर ही नहीं है?
वो टोटली फोकस्ड है पीएमएल नून और खासकर मरियम नवाज, पीटीआई और इमरान खान पे, नॉट ऑन पीपीपी। 249 में NA 249 में दैट कॉस्ट द पीएमएलएन। यू थिंक कश्मीर में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है पीएमएल नून के लिए कि वो पीपीपी के वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश भी नहीं कर रहे? असल में सर वो मिसाल देनी बनती नहीं है माजरत के साथ। असल में जो NA 249 है, एक तो उस वक्त इतनी ख़राबी जो है दोनों जमातों की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा में इतनी नहीं थी हुई। उस वक्त इतने ज़्यादा बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस हद तक नहीं थे जो कि अब खुलकर हो रहे हैं। अगरचे इलेक्शन के बाद जब रिज़ल्ट आया तो मुस्लिम लीग नून ने ज़रूरत की पीपल्स पार्टी, और उस वक्त से हालात ज़्यादा इनके ख़राब हुए हैं। दूसरी बात यह है, एक तो कराची में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी वो सिंध में, कराची में उनका कहीं ना कहीं असर और सुख है, और दूसरा उनका जो मुकाबला वो ये नहीं कह सकते कि उनके ज़हन में, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के खाली पीटीआई से मुकाबला वो पीपल्स पार्टी से था। बहरहाल वो उधर से वो हारे, पीपल्स पार्टी जीती। कश्मीर बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो अब हालात मुख्तलिफ हैं, वो दोनों जमातों के नहीं हैं बल्कि तीनों जमातों के अब वो हालात नहीं हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरा, अब ये मुस्लिम लीग नून ने, एक पार्टी ने ये फैसला किया है, सिर्फ मरियम नवाज नहीं, कई लोगों से मैं कंफर्म कर चुका हूं कि जो मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये जो लेवल होगा वो तनकीद उस तरह नहीं करेगा। इशारों में शायद कोई बात हो जाए, लेकिन डायरेक्ट जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, मरियम नवाज नहीं। हाँ, सेकंड टियर जो है वो कर रहा है, वो करेगा भी दबे अल्फाज में, लेकिन इनकी तरफ से, और उसकी वजह ये है, सबसे बड़ी मिसाल, ठीक है जो कुरैशी साहब बैठे हैं, उन्होंने, उनका दावा है, हम उनकी इज्जत करते हैं कि वो कश्मीर में पीपल्स पार्टी शायद कोई बहुत बड़ा कोई रिजल्ट आ जाएगा उनके लिए, लेकिन देखना यह है इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, पीटीआई में मुस्लिम लीग नून के 4-5 वुज़रा जो थे वो छोड़ के पीटीआई में गए हैं। एक दो ने मुस्लिम लीग नून की टिकट भी वापस कर दी है। तो कोई भी ऐसा अभी तक मुझे नहीं मिला कोई बड़ा जो आदमी जो आज़ाद कश्मीर का हो इलेक्टेबल, वो पीपल्स पार्टी में गया हो या पीटीआई से पीपल्स पार्टी में। झुकाव इस वक्त जो है वो पीटीआई की तरफ है, आज़ाद कश्मीर का। और आज़ाद कश्मीर साहब, ये इंटरेस्टिंग बात है, करना चाहूंगा वो इलाके हैं जहाँ फेडरल गवर्नमेंट का असर रसूख इतना समझा जाता है कि उनको एज तो हासिल होगी नो मैटर व्हाट। हालांकि आजाद जम्मू कश्मीर में कई हलकों में पीटीआई बिल्कुल नुमाया नहीं है, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में नहीं थी, लेकिन वहां भी जीत गई। ये तो बड़ा, अब ये बड़ी हैदर साहब, एक तरफ ये, और एक सेकंड, और दूसरी तरफ हम ये भी ज़हन में रखें कि वो हर जगह नहीं होते फिर भी जीत जाते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? हाँ। ये बड़ा अच्छी बात आपने की है। आप देखें कि तकरीबन कुछ 1.5-2 महीने पहले, आपको याद है हमने रिपोर्ट किया, आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस हुआ, कोर कमेटी का इजलास हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत। उसमें प्राइम मिनिस्टर के ये अल्फाज थे कि हमें मुश्किल पेश आएगी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में, और उसमें उन्होंने कहा कि उसकी बड़ी वजह जो है वो पंजाब में जो हम ज़िमनी इलेक्शन हारे हैं वो वजह होगी, क्योंकि पंजाब ज़ाहिर है वो एक लिंक है आज़ाद कश्मीर से, तो वो लोग असर लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि वहाँ पर निगरान हुकूमत भी नहीं आती, जो मौजूदा हुकूमत है वही इलेक्शन करवाती है, वो मुस्लिम लीग नून की है। लेकिन उसके बाद आप देखें कि दिन ब दिन सूरत हाल मुख्तलिफ हुई, और अब जो है मामला, जैसे मुस्लिम लीग नून के वुज़रा छोड़ के पीटीआई में चले गए, कुछ ने टिकट वापस कर दी, आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं वो कह रहे हैं कि आपकी टिकट नहीं लेनी, हम आज़ाद इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। दूसरा बिल्कुल जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, गिलानी साहब का इलेक्शन हो गया, या और इस तरह के मामला जैसे आप कह रहे हैं जहाँ पर इवन पीटीआई नहीं भी है, अब वो नज़र आना शुरू हो गई है। तो यकीनन जो उनके साथ सपोर्ट उन्हें है एक पेज की, और वो पेज बिल्कुल अभी तक किसी और को उस तरह सपोर्ट नहीं मिल रही। मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त यही बात समझ वो तो बिल्कुल काफी देर से इंतजार कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आई अपोलोजाइज फॉर द डिले। आलिया साहिबा, आप बताइएगा कि एक इनकम्बेंट का एडवांटेज है और लग रहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में, हालांकि हर जगह आप मौजूद नहीं है, लेकिन एंड में शायद हर जगह आप ही मौजूद हो,
तो ये जो तासुर क्रिएट हो रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? और कैंपेन किस तरह देख रही है? पीटीआई कोई इतनी वहाँ कैंपेन नहीं कर रही जिस तरह से मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपने जब ये कहा कि पीटीआई आपको नज़र नहीं आ रही, तो इस केस में तो मैं ये कहूँगी कि कश्मीर के अवाम बहुत ही समझदार हैं। वो इन दोनों पार्टियों को आजमा चुके हैं और वो ये देख चुके हैं कि इन दोनों पार्टियों ने किस तरह से वहाँ पर परफॉर्म नहीं किया है। इसलिए उनके पास जो इस वक्त ऑप्शन है वो बेहतरीन ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। और जैसे कि पहले भी मेरे भाई बता चुके हैं कि पीएमएल-एन के अपने लोग उनके पार्टी के टिकट वापस करके कुछ पीटीआई के अंदर शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। बेसिकली ये रिजेक्शन होगी इन दोनों पार्टियों की जो ऑलरेडी वहां पर बारियां ले चुकी हैं। ये रिजेक्शन होगी इनके उस बयानिए की जो पीडीएम की फॉर्म में इन्होंने मिलजुल कर और अब आपस में नूरा कुश्ती, जिसे हम ये कहते थे कि एक दफा एक ने बारी लेनी है और ये अवाम को लड़के दिखाते थे, वो सारा कुछ अवाम के सामने एक्सपोज हो चुका है। ये इंशाअल्लाह ताला उस बयानिए की भी जो सबको पता है, जब कल मरियम बीबी वहां जाकर कह रही थी कि नवाज शरीफ कश्मीर का बेटा है, तो आजाद जम्मू और कश्मीर के लोगों को वो भी याद आ रहा था कि जब मोदी की मां को साड़ियां और आमों की पेटियां भेजी जाती थी, उन्हें वो भी याद आ रहा था कि जिस तरह से जंदाल बगैर वीजे के मरी में एंटर होता था या मोदी साहब बगैर वीजे के नवासी की शादी में आते थे। उन्हें वो भी याद होगा कि कश्मीर को ऊफा डिक्लेरेशन से निकाल दिया जाता था और सफारतकारों को मना कर दिया जाता था कि उन्होंने कश्मीर इशू के ऊपर बात नहीं करनी, जब कश्मीरी मुजाहिदीन की लिस्टें देकर उनका कत्ले आम कराया जाता था। उन्हें आज ये भी फर्क लग रहा है कि वजीर आजम इमरान खान साहब वाहिद लीडर है जो कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया के अंदर लड़ रहे हैं और आज कश्मीर कॉज को जो इम्पोर्टेंस है वो सबने देखा है और हम कुछ कर नहीं सके। ठीक है आपकी मैडम, आपकी बात ये, आप कहती हैं कि जो चॉइसेस पहले इस्तेमाल की गई हैं वो अब रिजेक्ट ही होनी है वगैरह। अच्छा, वहाँ कैंपेन, आपकी जो बातें आप अभी शो पे कह रही हैं, ये वहाँ कैंपेन पे जो है क्यों नहीं बहुत ज्यादा कही जा रही? क्या आप कंसर्न नहीं है कि वहाँ जरूरत नहीं है आपको कैंपेन करने की? मामला कुछ क्या तय हैं? क्या है कि कितने आप कॉन्फिडेंट हैं? कैंपेन जिस तरह पीएमएल नून और पीपीपी दिन रात कर रहे हैं, वो 2-2, 3-3 जलसे रोज कर रहे हैं, आपको फिगर ही नहीं। मैं इस बात का जवाब सिर्फ इतना दूंगी कि हमारे वहां पर फेडरल मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान के, हमारे जो दूसरे फेडरल मिनिस्टर हैं मुराद सईद साहब, अली अमीन गंडापुर साहब वहां पर कैंपेन कर रहे हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक एक कारकुन है, वो ये जो हमारे अंडर ट्रेनिंग ये जो लीडर, सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जो कोई जिद्दोजहद करके नहीं आए, क्योंकि हमारा हर कारकुन जिद्दोजहद करके 25 साल की जिद्दोजहद के बाद तहरीक इंसाफ यहां तक पहुंची है और हमारे कारकुनों का मुकाबला और ये जो टॉप लीडरशिप, जो अंडर ट्रेनिंग लीडरशिप है, वो उनका मुकाबला बहुत अच्छी तरह से वहां पर कर रहे हैं और जो कैंपेन वो वहां पर कर रहे हैं उसका नतीजा सिर्फ एक सेकंड। Do you conform to that? Are you comfortable जिस तरह से गंडापुर साहब जिस तरह सियासी अटैक करते हैं? Are you comfortable? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि इंशाअल्लाह ताला जब वहां पर हमारी हुकूमत बनेगी, जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में भी बनी, गिलगित बल्तिस्तान का तमाशा सबने देखा कि वहां पर वो मरियम नवाज को और बिलावल जरदारी साहब को टोपियां पहनाते रहे और आखिर में अवाम ने इनको वो टोपियां बदल बदल कर अवाम को दिखाते रहे और आखिर में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने उन्हें ही टोपियां पहना दी। तो इस वक्त यही आजाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन का नक्शा है कि वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है और हमारे ये जो वर्कर कॉल्ड लीडरशिप है जो वहां पर कैंपेन करी है, वो इन दोनों सो कॉल्ड लीडर्स का मुकाबला करके आपको आजाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। हैदर कुरैशी साहब, कश्मीर के कुछ डायनामिक्स ऐसे हैं कि पीपल्स पार्टी आपके ख्याल से कश्मीर के कॉज या कश्मीर के लोगों के साथ किस तरह अपने आप को जोड़ रही है यहाँ पे, और कितना बड़ा फैक्टर आपके ख्याल से ये होगा कि एक तरफ जो है खान साहब के इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर होते हुए ऑन हिज वॉच कश्मीर का जो स्टेटस चेंज हुआ, ये कितना बड़ा फैक्टर होगा? नंबर 1 एंड नंबर 2,
ये जो आप लोग प्ले अप कर रहे हैं कि मोदी से जो मुनासबत मियां नवाज शरीफ साहब की एक जमाने में रही है, ऑल्दो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो इंडिया से वो अगर अच्छे ताल्लुकात उस वक्त अटेम्प्ट कर रहे थे, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन बहरहाल इसको पॉलिटिकली जिस तरह प्ले अप किया जा रहा है, ये कितने बड़े फैक्टर होंगे इस वक्त वोटिंग में एग्जैक्टली, और अवाम के लिए कितना बड़ा फैक्टर होगा कि कश्मीर का स्टेटस एक तरफ चेंज होता है, ये विज़-वी इमरान खान, और मोदी साहब के साथ जो नवाज शरीफ को जो है वो भेजा मेरे ख्याल से जो जोड़ा जा रहा है, तो वो कितना बड़ा फैक्टर होगा आपके साथ? हैदर, बहुत शुक्रिया। थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा, पहले भी मैं बात मुकम्मल नहीं कर सका, मुझे 2-3 बातों का क्विकली, आई ट्राई एंड बी वेरी ब्रीफ ऑल्सो। भट्ट साहब ने बात की, देखिए हम PML नवाज की लीडरशिप का बहुत एहतराम करते हैं, और अगर हम तनकीद कर रहे हैं तो उनकी किसी पॉलिसी की कर रहे हैं। और क्यों हम तनकीद कर रहे हैं PML नवाज की? क्योंकि वो AJK में वो एक आउटगोइंग गवर्नमेंट है, ठीक है। और PTI को हम इसलिए तनकीद कर रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो वफाकी हुकूमत है, और आपको पता है कि जो मरकज़ में हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर का फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रक्चर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि जो एक गवर्नमेंट फेडरल होती है उसका एक लेवरेज होता है, और अमूमन वही हुकूमतें बनाती हैं। जहाँ तक बात की जा रही है, आलिया हमजा साहिबा फरमा रही हैं वोट की और इन सब चीज़ों की, देखिए 2 सीट्स हैं, एक महाजिर सीट्स होती हैं और एक नॉन महाजिर सीट्स हैं। जो पाकिस्तान के अंदर जो महाजिर सीट्स होंगी वो वहाँ पे जो हुकूमत वक्त होती है उसको एक बहुत बड़ा लेवरेज एडवांटेज होता है। वो पाकिस्तान के मेन हार्टलैंड में सीट्स होती हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल होता है। दूसरी इन्होंने बात फरमाई कि अंडर ट्रेनिंग लीडरशिप, जिस प्राइम मिनिस्टर को और जिस काबीना को वज़ीर आज़म खुद कह चुका हो कि मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ, और हुकूमत लेने के बाद कह चुका हो, उस किस्म की लीडरशिप के ऊपर अगर ये बात करवाना चाहेंगी तो वो मेरा ख्याल में हम डाइग्रेस कर जाएंगे। और मुराद सईद and Ali Amin Gandapur, we are very happy if they are the real face of PTI, if they are the brand ambassadors of PTI। और ये आज़ाद कश्मीर के लोग इसको तज़हीक में समझेंगे कि इमरान खान न्याजी जो है, मियाँ वाली का न्याजी, उसको ये तौफीक नहीं हुई कि AJK में आके AJK की बात करे, AJK से बाहर क्या बात करेगा। और जहाँ PML नवाज ने फॉल्टर किया है ऑन कश्मीर इशू, तो इन्होंने उनकी दुआएं मांगी कामयाबी की, इन्होंने जनाब मिस्ड कॉलें देते थे, इन्होंने भी बड़ी मोहब्बतें बढ़ाई पीस इनिशिएटिव के नाम पे, और उसके बाद वो हर जुमे हमने खामोशी करनी थी, वो एक UN में तकरीर कर दी तो कश्मीर का मुकदमा हमने लड़ लिया। तो ये बातें हैं, तो ये कश्मीरी इन चीज़ों को देखेंगे। आज़ाद कश्मीर इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, और जिस तरीके से इनके वो गंडापुर साहब हैं, उनको तो जाना ही नहीं चाहिए कैंपेन के लिए, जो वजीर हैं, और मुराद सईद को भी नहीं जाना चाहिए, वो भी हमजा वोट मांगे, वो वहाँ पैसे बांटते फिर रहे हैं, मुझे जवाब दे लेने दे, पता नहीं क्या क्या जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं नहीं करनी चाहिए। तो हम समझते हैं जवाब दे लेने दे। और एक और मैंने जो आपसे सवाल किया था उसका जवाब नहीं दिया अभी तक। वैसे आलिया साहिबा आप दे दें इसका जवाब, कितना बड़ा फैक्टर होगा। आलिया जरूर बात कर लेंगी। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि हम सेकंड हाईएस्ट पार्टी थे GB में वोट टेकर, वी टुक मोर वोट्स देन PML नवाज, चाहे हमें वो सीट्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे ये इनसे कहीं डिबेट करे, शोर ना डाले, डिबेट करे ऑन द आर्गुमेंट्स। AJK के लोग देखिए प्लीज मुझे बात करने दे। अब अगर सारा टाइम इन्होंने लेना है तो इट्स यूजलेस फॉर मी टू सिट हियर। मुझे बात कर लेने दे, भट्ट साहब के पास भी जाना है। जी आलिया साहब, देखिए सबसे पहले तो मैं इनकी इत्तला के लिए सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर जरूर आएंगे, वो अपने अवाम से मुखातिब होंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और जाहिर है एज ए चेयरमैन ऑफ द पार्टी वो वहां पर जाएंगे। मुराद सईद पर इन्होंने कमेंट किया, वो हमारा फेस है और बिल्कुल है, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट कि एक सेल्फ मेड लड़का आज हमारा फेडरल मिनिस्टर है और हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसी पर्ची पर नहीं आया हुआ है, वो किसी पर्ची पर नहीं आया हुआ है, एक मिडिल क्लास का लड़का आज उठकर यहाँ पर वसीयत पर आए हुए लोगों पर बात करेंगे। यहाँ पर आपसे मुझे बात करने दे। अब आप बाजे
हनी लेबल की और बोतल देखिए की जी, आप मुझे अगर ये बात करेंगे तो बात का जवाब भी ले लेंगे। सारी चीजों के ऊपर तो ये भूल जाते हैं जी, बिल्कुल वो मुतमईन है। जितनी बातें यहाँ पर की है ना, मुझे सिर्फ उन बातों का जवाब दे लेने दें। आप सिर्फ गंडापुर साहब का बता दें। कराची का इलेक्शन जिसका, देखिए मैं बता देना, गंडापुर इज रेस ऑफ द पार्टी, स्पोक्सपर्सन ऑफ माय जी, ही इज और फेडरल मिनिस्टर। क्या मतलब है? हम अपने लोगों को डिसऑन नहीं करते इन लोगों की तरह। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में डिसऑन करने की तो फिर आपको फख्र है क्या गंडापुर साहब ने जो बातें की थी गिलगित बल्तिस्तान में? एक सेकंड नहीं जी, मेरी एक बात सुन ले। आप खातूने अव्वल पर बात करें, वो फेयर है। आप और तरह नहीं, वो तो दो अलहदा बात है। देखिए, वो कोई नहीं कह रहा, आप वो अलहदा बात है। आप अभी गंडापुर साहब का बताएं, आपने कहा कि ये फेस है हमारे पीटीआई के। आर यू प्राउड ऑफ द वे गंडापुर साहब कंडक्ट्स हिज पॉलिटिक्स? देखिए मेरी बात सुने, मैं तो सिर्फ इतना बता सकती हूं कि अगर ये पत्थर फेंकेंगे तो जवाब में ईंट तो जरूर आएगी। ऐसा नहीं हो सकता। अब ये वो वाली पार्टी नहीं है जिसे ये मम्मी डैडी पार्टी कहते थे। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर जिस पे ये बार बार बात करे, उसकी परफॉर्मेंस ये है कि आज आपके रिजर्व्स हाईएस्ट इन द हिस्ट्री हैं, आज आपकी एक्सपोर्ट हाईएस्ट इन द हिस्ट्री है, आज आपके रेमिटेंसेस हाईएस्ट इन द हिस्ट्री है, आज आपकी ग्रोथ 4% को टच कर रही है। आज आपके जो हालात है, मुल्क जिस डायरेक्शन के ऊपर जा रहे हैं, आज वही प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क को यहां पर लेकर आने वाला है। अदरवाइज आप 13 साल हुकूमत करने के बाद जो सिंध की हालत है, तो आजाद जम्मू कश्मीर के लोग परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे, आजाद जम्मू कश्मीर के लोग उस पर भी बात करेंगे कि 4 साल आपने हुकूमत की थी पीपल्स पार्टी ने, और 4 साल पीएमएलएन हुकूमत करके जा रही है। और जब पीपल्स पार्टी ये वाला सेगमेंट जरा रैप बात करती है तो बताइएगा कि इस इलेक्शन में मेजर इश्यूज क्या है? क्या खान साहब के वॉच पे कश्मीर का स्टेटस बदलना मेजर इशू है? क्या पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद मियां नवाज शरीफ पे कोई मेजर इशू है? और ये आपके ख्याल से महंगाई मेजर इशू है? पीटीआई के जो ग्रोथ के क्लेम्स हैं वो मेजर इशू है? व्हाट इज द मेजर इशू? व्हाट विल दिस इलेक्शन टर्न ऑन? भट्ट साहब, असल में सर ये जो आप इश्यूज कह रहे हैं, ये इश्यूज तो हैं। ग्राउंड रियलिटी ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून को अगरचे एक अपोजिशन में होने का और वो तनकीद कर रहे हैं और हुकूमत को महंगाई की वजह से कोई नुकसान हो और नून लीग को फ़ायदा हो, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी थोड़ी मुख्तलिफ है। वो ये देख रहे हैं कि पीटीआई में लोग जा रहे हैं, इलेक्टेबल्स जो हैं, और मुस्लिम लीग नून की टिकट वापस कर रहे हैं, आज़ाद लड़ने को वो तरजीह दे रहे हैं। अब फिर आप देखें कि देर भी की है मुस्लिम लीग नून की, जो उन्होंने अभी जो कैंपेन शुरू की है, सबसे आखिर में वो वहाँ पर अभी गए हैं और उसका थोड़ा सा उन्हें ये भी नुकसान हुआ है। अगर वो पहले शुरू कर देते, शायद जो छोड़ के गए थे वो कुछ रुक जाते। और एक ट्रेंड भी बना हुआ है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, और फिर एक रिवायत जो है वो कहीं भी हो सकता है वो कभी टूटे, इस दफ़ा टूट जाए, लेकिन एक रिवायत भी है, उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वफाकी हुकूमत जिसकी होती है वो इलेक्शन जीत जाता है। मुस्लिम लीग नून की पहले थी, वो जीत गए, पीपल्स पार्टी की थी, वो जीत गए। अब देखें जो बिलावल भुट्टो का आप कह रहे हैं कि वो तनकीद मुस्लिम लीग नून पर कर रहे हैं, वो लग ये रहा है कि वो इलेक्शन का शायद इतना उनको नहीं है, वो कोई गुस्सा निकाल रहे हैं, पहले का कोई गुस्सा है उन्हें मुस्लिम लीग नून का, और वो जलसों में उन्हें मौका मिल रहा है। ठीक है, वो उनके मद्दे मुकाबल भी हैं। आपने भट्ट साहब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में सिर्फ आजाद जम्मू कश्मीर की सीटें या जीतना जो उनका बोग्ज है पीएमएल नून के खिलाफ वो निकाल रहे हैं, हालांकि उसका इस इलेक्शन से बराह रास्त ताल्लुक हो ना हो। देश से वापस आके करेंगे जो अब अकाउंटेबिलिटी के रिसेंट केसेस हैं, और आगे मरियम नवाज की एवनफील्ड की अपील जो है 15 तारीख को फिक्स हो गई है हियरिंग के लिए। इन सारी चीजों का सियासत पे क्या असर हो सकता है, इसकी हम बात करेंगे। और फिर आखिरी सेगमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब, क्या ये आगे सियासत को इम्पैक्ट होगा इसका, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की बात अब सुनने में आ रही है कि एक नोटिफिकेशन अगले हफ्ते आ भी जाएगी। सियासत पे इसका क्या असर पड़ सकता है, बड़ी एक अहम मेरे ख्याल से डेवलपमेंट है। मुर्तजा वहाब जो है वो काफी
प्रोमिनेंट तौर पे रिसेंटली पीपल्स पार्टी की एक फेस, एक स्पोक्समैन बन के, एक वजीर बन के सामने आए, एक सेनेटर भी वो रह चुके हैं, एक बहुत कम उम्र में बहुत सारे ओहदे संभाल चुके हैं और एक बहुत नुमाया फेस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची बन जाते हैं तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि पीपल्स पार्टी फाइनली कराची में बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड होने जा रही है। बल्दिया टाउन के इलेक्शन की कामयाबी के बाद, खासकर पीएमएल नून को कराची में आने से रोकने के बाद और पीटीआई की कराची में जो है वो कहा जा सकता है कि ना सिर्फ कि उन्होंने बढ़ना ही नहीं दिया पीटीआई को, बट पीटीआई रिसीड करती नजर आ रही है इस वक्त। तो हैदर जमान कुरैशी साहब, ये क्या इससे मंतक और सोच है कि अगर मुर्तजा वहाब जो कि कराची के अपने हैं और एक कॉम्पिटेंट आदमी, कॉम्पिटेंट लॉयर भी हैं, कॉम्पिटेंट जो है वो वजीर भी साबित हुए हैं, कॉम्पिटेंट स्पोक्समैन भी नजर आते हैं, इस तरह का बंदा आप लेके आ रहे हैं, कोई प्रॉमिस नजर आ रही है मुझे इस वक्त, पीपल्स पार्टी में एनर्जी नजर आ रही है मुझे कराची के हवाले से, मेरी जिंदगी में शायद पहली दफा, क्या कहेंगे आप? देखिए हैदर, आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द स्पॉट। देखिए ना, ये बात करते हुए मुझे फख्र भी है और खुशी भी महसूस हो रही है कि ऐसी शख्सियत फेस भी हो सकती है और बेस भी हो सकती है, जिनको पहले हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे ना वो फेस हो सकते हैं ना वो बेस हो सकते हैं। तो आप देखिए कि पीपल्स पार्टी, हम कहते थे, शायद हमारी बात उस तरीके से दोस्त नहीं अंडरस्टैंड करते थे, हम ऑन ग्राउंड बहुत अरसे से काम वहाँ कर रहे थे और जब से कराची के अंदर मलीर का इलेक्शन हुआ, की सीट का इलेक्शन हुआ, जो है उनके तो पसीने छूटने के हालात हो सकते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास, मुर्तजा वहाब को आप एक सही बंदे को पहली दफा लग रहा है कि लेके आ रहे हैं कराची की एक टॉप पोजीशन पे। पीटीआई जो कि कराची की सारी सीटें लेके बैठी है, एमपीएम जो हमेशा से लेती आई है, दोनों के मेरे ख्याल से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है। ऑल्दो पीटीआई पीपीपी कहीं ना कहीं, कुरैशी साहब आप मानेंगे, चाहे उसके रीजन जो है वो कोई बहुत ऑनरेबल ना हो, लेकिन एक रोड ब्लॉक जरूर हिट हमेशा कराची में करती है, जिसकी वजह से चाहे भुट्टो साहब भी जब थे, कराची कभी पीपीपी का नहीं रहा, कभी भी पीपीपी का नहीं रहा। इस दफा हाउ विल थिंग्स बी डिफरेंट? देखिए, मैंने आपको गुजारिश की है कि वी आर होपिंग कि ये जो जिस पे फैसला पे आप बात कर रहे हैं, इवेंचुअली ऑन ग्राउंड जब आ जाएगा तो उस पर फिर तफसील से भी बात करेंगे। लेकिन मुर्तज़ा मेरे तो भाइयों की तरह है, बट he is hardworking, he's the right face, he's law knowing, he is but what's spokesperson, he's been with the political government. I know him well myself, but what's the plan? The plan is मुर्तजा वहाब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की विजन है ये कि हम कराची की ओनरशिप, हमने क्लिक का प्रोजेक्ट शुरू किया, हमने अर्बन फॉरेस्ट का शुरू किया, हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए। ये आलिया साहब प्लीज इस पे ओपाइन करने दें, क्योंकि पीटीआई है जिसके पास सारी सीटें हैं यहाँ पे और ज्यादातर सीटें एमक्यूएम एट नंबर 2 एंड पीपल्स पार्टी मेकिंग अ बी लाइन फॉर कराची फॉर द फर्स्ट टाइम। आई हैव टू से कि आई एम एक्साइटेड टू सी दिस। मैं तो चाहता हूँ कि पीएमएल नून भी भरपूर तरह से कराची में सियासत करे, और बदकिस्मती से हम देखते हैं कि पीएमएल नून उस तरह से नहीं सियासत कर पाती कराची में जिस तरह से उनको जरूर करनी चाहिए मेरे ख्याल से। पीपल्स पार्टी फाइनली इन द रिंग एंड मोस्ट वेलकम। क्या कहेंगे आप आलिया साहिबा? पीटीआई जो है इज द पार्टी दैट स्टैंड्स टू लूज। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि असल में पीपल्स पार्टी में जो पर्ची की सियासत है ना, वो इतनी पैनेट्रेट कर गई है स्टार्टिंग फ्रॉम देयर चेयरमैन। अब जो आपने इनके तालीमी निज़ाम में पर्ची देखी है, और अब बिल्कुल ऐसे ही कि एक बंदा जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया, अदालतें उसे ओहदे से फारिग कर दिया, लेकिन ये उसको भी सन कोटे पर कराची, ये मैं यही तो बता रही हूँ कि वो सन कोटे के ऊपर आज फिर आप उन्हें कराची पे मुसल्लत करने जा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से एक पॉलिटिकल बंदे को एडमिनिस्ट्रेटिव कराची के बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो है ये बेसिकली लोकल इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर इन्हें इतना डर नहीं है, ये बिल्कुल जैसे हम कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन मेयर कराची के कराएं और बना दे किसी बंदे को जिसे अवाम ये फेयर पॉइंट है वैसे। सिर्फ
देखिए जी, देखिए मेरी एक बात सुने, अभी तो एक सेकंड, अभी तो हल्का बंदियां होनी है। देखिए मुझे बात कंप्लीट करने दे, मुझे बात गलत कर रही है। मैं यही बता रही हूँ, मैं आपकी बात होना चाहिए। जहाँ अभी हल्का बंदियां नहीं हुई, जहाँ सेंसस नहीं हुआ, आप वहाँ क्या बात कर रही हैं? बताइए, अगर ये मुझे बात नहीं कंप्लीट करने देंगे, ये टोकेंगे तो फिर ऐसे नहीं हो सकता ये प्रोग्राम, ये फिर वन साइडेड बैठ के प्रोग्राम कर ले, ये ऐसे नहीं होती चीजें। ये बात ही यही है, ये हर बात में बोलते रहेंगे। मेरा अपना एक पार्टी का स्टैंड है, हम उसको रिजेक्ट करें और हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने कराना है बराह रास्त कराएं। कराची में गटरों के पानी ये लेकर आए, पानी नलकों में आता नहीं है, पानी पूरा कराची मुर्तजा वहाब के आने से पीटीआई की सियासत को क्या फर्क पड़ेगा? 13 साल के अंदर 13 देखिए, मैं यही आपको एग्जैक्टली मैं यही आपको बताने लगी हूँ। इन्हें गिटार वाला गवर्नर ले आए आप, वो जो पर्ची वाला गिटार वाला गवर्नर 14 सीटें यहाँ पर ली। देखिए मेरी एक बात सुने, यहाँ पर डिबेट हो रही है और इन्हें ये कहें कि जब मैं बात कर रही हूँ अपनी बारी पर जितना मर्जी बोले, ये बार बार ये करें ताकि अवाम सही बात ना सुन सके। बात सिर्फ इतनी है, आज कराची के अंदर K4 पर हम काम करें, S3 पर हम काम करें, गलियां वहां पर पक्की हम करा रहे हैं, सीवरेज का सिस्टम हम सही कर रहे हैं, रोड्स हम ठीक करें। इनकी तो इतनी औकात नहीं है कि आज फाटा तक 1112 पहुंच गई है, ये कराची में आज तक 1112 नहीं लेकर आए। आज वहां पर जब कहीं पर आग लग जाती है तो इनके पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं है। आज वहां पर आप बसों की हालात देख लें। हमें कराची को, जो कराची के लोगों ने हमारा मैंडेट हमें दिया है, हम उसके लिहाज से उन्हें हर तरह का फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब ये ऐसा कोई भी डिसीजन करेंगे तो ना अवाम इनके साथ देगी, ना पॉलिटिकल पार्टी इसके अगेंस्ट जाएगी। और आप ये चेक करें कि अदालत ने उनके अगेंस्ट ऑलरेडी एक दफा ओहदे से फारिग कर चुके हैं। बैंड बजाएंगे और गिटार बजाएंगे जो वो पहले बजाते थे, वही काम करेंगे और गटर के ढक्कन चोरी करेंगे। देखिए मेरी एक बात सुने, हम गिटार बजाएं, हम जो भी बजाएं, फिर बात आज हमारी हमने जो इसका रुझान देखा है कि नैब के केसेस के हवाले से, खासकर मरियम नवाज की अपील अब आ रही है अगले हफ्ते एवनफील्ड की, उस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब हम बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी के उस प्रोसेस के हवाले से जिसकी बुनियाद पे पीटीआई ने तब्दीली की बात की थी, करप्शन की बात की थी, एहतसाब की बात की थी। आने के बाद नजर ही आया कि ये शायद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आगे ना कोई पैसे रिकवर हुए, ना कोई कन्विक्शंस हुई। जो कन्विक्शंस हुई वो इलेक्शन 2018 से पहले हैरत अंगेज तौर पे हफ्ते में 7 दिन में से 6 दिन पेशियां करके अगर किसी की कन्विक्शन हुई तो वो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज थी, जिनको बड़ा जो है हैरत अंगेज तौर पे 25 जुलाई के इलेक्शन से पहले आई थिंक 13 जुलाई को अरेस्ट भी कर लिया गया और उससे थोड़ा पहले उनकी कन्विक्शंस भी हो गई, जो कि केसेस सालों तक 10-20 साल तक नहीं खत्म होते। इनका साल एक और इससे कम में केस खत्म हो जाता है और इनकी कन्विक्शन हो जाती है। और इसके बावजूद जो आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि डोमिसाइल शायद उनका खराब है, तो पता नहीं अब डोमिसाइल किसका खराब है, इस पे भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ मरियम नवाज की एवनफील्ड की जो अब अपीलें आ रही हैं, तो उससे ये खदशात जो है वो पीएमएल नून में इस वक्त जन्म ले रहे हैं कि पिछला इलेक्शन पहले एवनफील्ड की नजर हो गया और अब क्या दूसरा इलेक्शन तो नहीं कहीं एवनफील्ड की नजर करने जा रहे लोग। क्या नैब की इंटरेस्ट जो है वो बावजूद इसके कि नवाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद नहीं है और उनकी अपील नहीं चल सकती जो मेन अक्यूज हैं, और जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज जिन पे सिर्फ एडिंग एंड अबेटिंग का इल्जाम है, क्या उनकी अपील इस वक्त खासकर जब कोर्ट्स की छुट्टियां हैं, इस वक्त नैब जो परसू कर रहा है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन तो नहीं? इस चीज की भी हम बात करेंगे। और बात यहाँ पे शुरू भट्ट साहब आपसे मैं करूंगा। आप भट्ट साहब क्या कहते हैं? एक तरफ एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, इन सब की बेलें हो जाती हैं और बाय एंड लार्ज हम देखते हैं पीएमएल नून से तो जीरो रिकवरी है। पीपीपी से बताया जाता है फेक अकाउंट्स केस में, अनवर मजीद साहब से इनडायरेक्टली अगर आप उसे पीपीपी गिन सकें, कुछ लोग गिनते हैं, तो वहां पे रिकवरी की बात जरूर हो रही है। लेकिन ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, इसमें एक तरफ सबको रिलीफ मिल रही है और यही हमने देखा है कि सबको रिलीफ मिल जाती है एंड में, और मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है उनका जरा थोड़ा मामला सख्त होता है। तो ये क्या है इसके पीछे?
सर बेसिकली जैसे आप भी कह रहे हैं और उसका ये मिक्स टूटी फ्रूटी है जो इस वक्त एहतसाब के मामला चल रहे हैं। अगर जरदारी साहब के वो केस देखें और वहाँ पर 33 अरब रुपए की रिकवरी बहुत बड़ी रिकवरी है। ये इवन कोर्ट में ये नैब ने ये चीज़ रखी है। फिर दूसरी जानिब आएँ तो जो मियाँ साहब और मरियम नवाज़ के केसेस जो आप भी बता रहे थे कि उसमें बाज़ का नई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि वो थोड़ी सी उसमें कंट्रोवर्सी जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। मुझे ये बताएं, मुझे खुदा के लिए ये मुझे समझाएं कि ये 7 दिन में 6 दिन जो है केस चलता है इनका, इलेक्शन से पहले ये कन्विक्ट हो जाते हैं। क्या जरदारी साहब का फेक अकाउंट्स का केस, क्या टीटीओ का शहबाज शरीफ का केस जिसपे इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वहां जो है ट्रायल ही नहीं कहीं आगे बढ़ते और इनकी कन्विक्शन हो जाती हैं। अब सबको रिलीफ मिल रही है एक तरफ, दूसरी तरफ मरियम नवाज की अपील जो है वो फिक्स कर दी जाती है छुट्टियों में और नैब जो है उसको परस्यू करना चाहता है। अपने प्रोसिक्यूटर को जो शहबाज शरीफ के केसेस में था उसको लाहौर से बुला लेता। तो ये दोहरा मेयार है, ये क्या हो रहा है? असल में सर दो राय है ना इसमें। एक तो ये है कि अगर मियाँ साहब का वो जो रोज़ाना पेशी मरियम नवाज मियाँ साहब की होती थी उसमें उस वक्त से चीफ जस्टिस जो थे वो उनका ऑर्डर था और ख्याल ये था, अगर पॉजिटिव सोचा जाए, सीधा सोचा जाए, तो ख्याल ये था कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और कोई असर रसूख कोई ऐसी चीज़ ना इस्तेमाल हो जाए, इसलिए फौरी होना चाहिए, पता लगे। बेशक उसका दूसरा पहलू भी है जो आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है। एक तो ये बात इतने आ रहे हैं और ऐसे आ रहे हैं जैसे कि आपका शो है। पहली दफा मुझे आपकी किसी बात पे जो है ना उम्मीदी सी हुई है। ये जो आपने अभी बात की है ये मुझसे नहीं हजम हो रही। आपने कैसे कह दिया इसको पॉजिटिवली लिया जा सकता? ये दोनों नहीं दोनों सोचे हैं ना। मैं कह रहा हूं कि एक ये है जो कि पीटीआई कहती है कि ये वजूहात हैं, दूसरी जो है वो सियासी जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल है, वो मुस्लिम लीग नून का बयानिया भी है, वो मियाँ साहब कहते हैं, मरियम नवाज कहती है, फिर उनकी जमानतें भी हो चुकी हैं, वो सजाएं फिलहाल जो हैं वो सस्पेंड हैं और इसी अब वो उस पे पेशी अकाउंट्स का बड़े अच्छा दूसरा जी उधर ही तो शहबाज गिल तो ये तो वो और सारे जो है ट्रायल नहीं आगे बढ़ते। यहाँ पे अगर जरूरी है तो एवन फील्ड को जो है वो बड़ा जरूरी है। नैब के लिए एवन फील्ड बड़ा असल में दूसरा बाकी कुछ जरूरी नहीं। देखें वो केसेस खामोश भी हो जाते हैं जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ खामोश हो जाते हैं तो वो जमानतें हो जाती हैं, बाहर भी चले जाते हैं तो एवन फील्ड गर्म हो जाता है। ये कोई इत्तेफाक है क्या? या ये नैब की क्या सोच है इसमें कि उन केसेस को फिर से जो है वो क्यों जो आगे परसू करने लग जाते हैं? सर इसमें फिर दोनों अतराफ का कसूर फिर है ना। ये अगर हम कह लें कि पॉलिटिकल मोटिवेशन है, नैब जो है वो इनको खास तौर पे टारगेट कर रही है, चलें ये मान भी लें, तो दूसरी तरफ भी आप देखें ना वहाँ भी कंसिस्टेंसी नहीं है। वो भी ये तकरीर जलसे ये तो चीजें जारी रखा करें, वो खामोश भी हो जाते हैं। नहीं वो छोड़ देते हैं ना, वो खामोश भी सर वो सियासत छोड़ी है उन्होंने। 2 दफा तो खामोश हुए हैं दोनों, मरियम नवाज भी, मियाँ साहब भी, और मियाँ साहब बाहर भी चले गए उन खामोशी में। ये यूनिफॉर्म जस्टिस के लिए क्या सियासत अपने आईनी हुकूक आप खत्म कर दें, ये आप कह रहे हैं कि फिर आप छोड़ दें, फिर डील कर लें? ये सर ये सवाल तो हमें पूछना है और मरियम नवाज और नवाज शरीफ से कि आप खामोश क्यों हो जाते हैं जब आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता है। ये तो उनसे भी ये पूछना है ना, या तो वो इस चीज को कंटिन्यू करें या खामोश ही हो जाए मुकम्मल। तो इसलिए वो जैसे चलते हैं दूसरी जानिब भी वैसे ही चलना शुरू हो जाती है। अगर यही आप हमने पहलू देखना है तो वो तो टिट फॉर टैट सीधी बात है, मान लेते हैं पॉलिटिकल मोटिवेशन है उसमें केसेस में। से कि सर ये डोमिसाइल जो है जरदारी साहब का बुरा है और लेकिन जरदारी साहब का केस जो है वो 7 दिन में 6 दफा नहीं चलता। जरदारी साहब जो है वो इलेक्शन 2018 से पहले कन्विक्ट नहीं हो जाते। जरदारी साहब पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और मरियम नवाज और नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं, लेकिन डोमिसाइल जो है वो आसिफ अली जरदारी का खराब है। ये मुझे मेरे ख्याल में हम सियाक को सबाक से थोड़ा हट के गुफ्तगू इसलिए मैं समझता हूँ कर रहे हैं कि ये कहना
होगा कि जरदारी साहब को कोई रिलीफ मिली। मुझे बताएं कि इस दौर में, इस हुकूमत में पिछले जो 5-6 रेफरेंसेस पीएमएल नवाज हुकूमत में बने और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत इस हुकूमत में पार्क लेन बना, इस हुकूमत में तोशा खाना का रेफरेंस बना, इस हुकूमत में अभी वो जो है डोमिसाइल अगर इतना खराब है जरदारी साहब के ऊपर, जरदारी साहब पार्लियामेंट में किस तरह अभी तक? नवाज शरीफ तो नहीं है, मरियम नवाज तो नहीं है। देखिए पार्लियामेंट में वो है, उनके नहीं, मेरी बात सुन लेना। नवाज शरीफ साहब का अगर वक्त से पहले अगर उनकी एक जजमेंट आ गई और जरदारी साहब के ऊपर मतलब ये सिंध कार्ड का क्या बहुत ही मतलब ट्रायल्स है, मेरे ख्याल से नामुनासिब इस्तेमाल है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि डोमिसाइल बेहतर है नवाज शरीफ का, कन्वेक्ट वो क्यों हो गए? ना है लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन उनकी हुई है, वो कह रहे हैं कि उनका अच्छा है। एडिंग एंड अबेटिंग पे मरियम नवाज को डिस्क्वालीफाई आपने किया हुआ है और आप कहते हैं कि डोमिसाइल जो है वो उनका अच्छा है। ये अच्छा डोमिसाइल नहीं, बिल्कुल हम इसलिए ये बात करते हैं कि एक अदालत ने जिसने 5 रेफरेंसेस में उनको बुनियादी बीमारी की बुनियाद पे रिलीफ दी है, वही नैब उनको एयर एम्बुलेंस पे उनको आकर और वो आए डॉक्टर्स की एडवाइस अस्पताल में या आराम से बेल पे भी होते हैं, फिर जब नहीं होते तो भी अस्पताल में होते हैं। इसमें डोमिसाइल की बातें कहां से आ गई? नहीं, डोमिसाइल की इसलिए बात है कि जब आप एक ही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते, आप बताइएगा कि एहतसाब के अमल की बुनियाद पे आई हुई हुकूमत जब देखती है कि सबकी बेलें हो रही हैं, बस टारगेट पे है, निशाने पे है कोई, तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज, बाकी तो सबको रिलीफ पे रिलीफ है। बेटे के होने के नाते उनकी बेल नहीं हो रही। बहुत मैं तो सिर्फ इतनी बात करूंगी कि जब ये बात साहिबा को प्लीज बात करने दें। आलिया साहब मैं क्या बात करूं? मुझे बताएं ना, सबके केस जो है सिंध में चल रहे हैं। मुझे बताएं पंजाब वाले किसी का कुरैशी साहब चल रहा है, मैंने आलिया साहब का चल रहा है, जी बलूचिस्तान वाले का चल रहा है, लेकिन सिंध वाला होगा उसका केस पिंडी में चलना है। ये बातें ना करें, बातें हैं, फर्क है, आप भी अंडरस्टैंड करते हैं। हम हॉट एंड कोल्ड नहीं ब्लो कर रहे, लेकिन ये रिलीफ भी मिलती है, नहीं भी मिलती, लेकिन एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। और हाँ, इनसे प्लीज कहें कि अपनी बारी पे बात करें। ये दिस इज नॉट द वे, आवाम कुछ भी नहीं सुन रहे। देखिए क्या बात करते हैं ये लोग, इनको डाला करेंगे लोग, ये आर्गुमेंट पे बात करें। देखिए मेरी एक बात सुनिए, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सिंध कार्ड, खुदा का वास्ता है, ये सब कुछ खेलना बंद कर दें। इन लोगों की आदत है कब्र की सियासत करना, मजार की सियासत करना, सिंध की सियासत करना। भुट्टो को हम मरने दें, बहुत कुछ हो चुका है। 33 अरब रुपया फेक अकाउंट्स के अंदर नैब में इनके फ्रंटमैन जमा करा चुके हैं, और उसके बाद ये किस्मों से आकर ये नेशनल मीडिया के ऊपर आकर बैठते हैं और बात करते हैं कि इंडिया की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। यहाँ पर आप इनको ये देखें कि अदालत की पेशियों से पहले वो जमानत करा लेते हैं, वहां पर इनका पूरा प्रॉपर एक इनकी जायदाद निकल रही है, और यहाँ पर ये आकर अभी ये अपनी जमानत कराकर बीमारी में बैठ के बजट सेशन में वो बिल्कुल ठीक होते हैं। जरदारी साहब आते हैं, मैं तो ये कहती हूँ ये किस तरह की बातें करते हैं। 15 पेशियों पर ये खुद हाजिर नहीं होते, 15 पेशियों के अंदर इनके लॉयर्स हाजिर नहीं होते। बहुत शुक्रिया आप सब तशरीफ लाए। बट साहब जरा आप समाप्त करें। देखें, अगर तो ये जो अभी जमानतें 2 हुई हैं लेटेस्ट, उसका फैसला देखा जाए अदालत का, बल्कि 3-4 का हाज आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं और भी इस तरह के, तो वो तो वाकई उन्होंने तो उसको बुरी तरह उड़ा दिया है केसेस को। जमानत के फैसले में ही उन्होंने जो है वो शकूक व शुबहात का इजहार किया है। तो उससे तो ये लगता है जो नैब के मुतालिक तनकीद हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा पहलू भी है कि रिकवरी भी हुई है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब पे जो 25 अरब का केस है उनकी फैमिली पे FIA में चल रहा है, वो बड़ा लग रहा है सीरियस है, क्योंकि अभी तक उसका जवाब सही तरह वो नहीं दे सके। वहाँ पे 7 दिन में 6 दिन पेशी नहीं होती, वहाँ पे कन्विक्शन नहीं होती। जी। वो पार्लियामान लीडर ऑफ अपोजिशन ही है अभी भी, इतने सीरियस हैं। और उसका भी आपको पता है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो ये फैसले का हो रहे हैं, जुबान जो है वो बंद रखते हैं। कोई अपोजिशन जो कह रही है शहबाज शरीफ उसमें किसी हद तक का केस और फेक अकाउंट्स का केस जो है हमें बताया जाता है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कितना ओपन एंड शट केस है, लेकिन वो शट ज्यादा है, चलता तो नहीं आगे।
नहीं, अब तो चल रहा है कम से कम जो 25 अरब रुपए का है FIA का, अब वो उसमें शोकाज नोटिस हो चुके हैं हमजा शहबाज को उनका कि अगर वो 30 रोज में उन्होंने ये जवाब ना दिए, जो कि 2-3 पेशियों में वो नहीं दे सके, तो फिर उनका वो जायदाद जो है और उनके जो एसेट्स हैं अब वो उनकी तरफ बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। ऑलवेज हैदर जमान कुरैशी साहब, आलिया, हमजा साहिबा, सिद्दीक अल फारूक साहब, भट्ट साहब ज़ाहिर है हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आपका शुक्रिया। कुछ कहना चाहें तो मेरे ट्विटर हैंडल पे आप कह सकते हैं। कल इंशाल्लाह 7:05 पे एक और शो के साथ फिर मिलेंगे।